सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। नाजरीन, एक जानिब हमले और वादा खिलाफियाँ तो दूसरी जानिब डेडलाइन, धमकियाँ और गालियाँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर हिकमत अमली ईरान को झुकाने में नाकाम नजर आ रही है। अब तो उन्होंने फौजी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से धमकी दे दी है कि ईरान को एक रात में ख़त्म कर सकता हूँ, और ये रात मंगल यानी आज की रात भी हो सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने आबनाए हर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने का इंदिया भी दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमरीका ने ऐसी मवासलाती गुफ्तगू को पकड़ा है जिसमें ईरानी आवाम की जानिब से कहा गया था कि बराहे करम बमबारी जारी रखें, जबकि दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की अपील पर 1 करोड़ 20 लाख से जायद शहरियों ने अमरीका से लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ईरान ने भी आर्जी जंगबंदी मुस्तरद करते हुए तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे, पाबंदियों के खात्मे और इसराइल और अमरीकी हमलों से नुकसानात के अजाले का मुतालबा एक बार फिर से दोहरा दिया है। जबकि अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ट्रंप को ईरान के साथ जंगबंदी से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रोका हुआ है। उधर ईरानी निजात अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि वो अमरीका के वज़ीर दिफा पीट हेगेसेट के खिलाफ मवाख़ज़े का बिल पेश कर रही हैं कि जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है। दूसरी जानिब खबरों के ऐन मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया है, और सीनियर ईरानी ओहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है। रॉयटर्स क्लेम कर रहा है कि ईरान अमरीका सीज़ फायर तजवीज़ को इस्लामाबाद कार्ड का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को दुनिया मान रही है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों फरीक किसी बात पर मुत्तफिक हुई या नहीं, और आज की डेडलाइन है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, वेलकम करेंगे आपको। अब ये आज हम देख रहे हैं कि डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले 2 डेडलाइंस ऐसी थी जो कि ट्रंप की जानिब से दी गई, पहले 5 दिन फिर 10 दिन, और अब ये जो मज़ीद 48 आवर्स दिए गए थे ख़त्म होने के बाद आपको लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से कोई बड़ा स्टैंड लिया जा सकता है, जिस तरह बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं कि तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा और ऐसा हिसाब किताब कर दिया जाएगा कि वहाँ पर जहन्नुम की आग नज़र आने लगेगी। तो डू यू थिंक सो कि खुदा न खास्ता ये मज़ीद एस्केलेट होता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया मारूफ और इत्शाम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो पिछले 5 हफ्ते का ट्रैक यही है कि वो एक तरफ धमकी देते हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत की धमकी देते हैं, फिर उसके डेडलाइन देते हैं, फिर बैक ऑफ कर जाते हैं। क्विकली मैं 4-5 नैरेटिव्स बता देता हूँ। जो उन्होंने 28 फरवरी को जंग शुरू की, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने 1 मार्च को बयान दिया था कि मैं जंग 4 हफ्ते तक चलाऊंगा, फिर उसके अंदर फैसला हो। 2 मार्च को 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा जंग 6 हफ्ते चल सकती है, लेकिन लंबी जंग के लिए भी हम तैयार हैं। ये 2 तारीखों का। फिर आपने 19 मार्च को उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो ये जंग 2 सेकंड में खत्म करा सकता हूं। फिर उन्होंने 23 मार्च को कहा, जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो चुका था, कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दे, वरना मैं 48 घंटों में इतनी शदीद बमबारी करूंगा कि ये हो जाएगा। वो वेरी नेक्स्ट 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा हमारी बड़ी मुस्बत मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के साथ। अब आप कहाँ पे रोकेंगे? मैं तो बोलता चाहूंगा कि कौन सी कितनी वेरिएशन वो करते आए हैं। जो अब आप बात कर रही हैं कि ये जो लेटेस्ट उन्होंने धमकी दी है, ये रियल भी है इस सेंस में कि उनको एक एडवांटेज चाहिए इस तरह के बयान का। वो ये होता है कि नेगोशिएशन स्किल्स जो हम पढ़ाते रहे हैं, उसके अंदर ये होता है कि आपने ओपोनेंट को इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस करवाने होते हैं कि अगर आपने नहीं किया ये मुज़ाकरात हमसे, या मुआहदा नहीं किया, या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो आपको ये सज़ा मिलेगी। यानी खौफनाक हद तक एक डिटरेंस पैदा करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो करें। मेरा मानना ये है कि क्योंकि आजकल न्यूज़ चल रही है कि किसी दिन भी मुआहदा हो सकता है, ऐसे मुज़ाकरात के वक्त आप अपनी थ्रेशोल्ड बताते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो आपको इतनी ज्यादा सजा या इतनी ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये नेगोशिएशन की टैक्टिक्स होती हैं ताकि खौफ ज्यादा किया जाए और कॉम्प्रोमाइज करने में आपको दुश्मन करवाने में यानी कि आसानी। सही है, ठीक है। एहतशाम साहब, अब आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये एस्केलेट होगा या एक बार फिर से जो धमकी है उसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा, कुछ डेज आगे बढ़ा दिए जाएंगे? ट्रंप क्या कर सकते हैं? उनके पास मजीद क्या कुछ है ऐसा? देखिए मारूक, सिनेरियो तो बहुत ही हॉरिफाइंग और बहुत ही स्केरी है। और जिस तरीके से चिश्ती साहब ने भी बताया और कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात 12 बजे तक जो गुफ्तगू की है, उससे तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी डैम थिंग फ्रॉम हिम। वो जो कह दें ना कह दें, जब करने पे आए तो
कर लेंगे, किसी के कहने पे करेंगे, इजराइल उनको यूज़ करेगा एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि इस तरह की स्किन है, उनसे तो बड़े बड़े काम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अब कुछ इत्तलात हैं, मैं आपसे एक बड़ी खबर भी शेयर करूँगा और चिश्ती साहब भी उस पर ज़रूर कमेंट करें। मैंने आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्रोग्राम में बताया था मैंने कि 2 खबरें आपको मैंने बताई थी कि जी एक तो स्ट्रक्चर्ड टॉक्स का एक फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने बना के दिया है, बुनियादी तौर पे इस पे तीनों ने एग्री किया है। तीनों से मुराद है कि पाकिस्तान ने दिया, ईरान ने और अमेरिका ने भी एग्री किया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जेडी वैंस जो है ना, सबसे पहले मैंने खबर दी थी कि वो पाकिस्तान किस वक्त आ सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त भी वो बैठे हुए हैं 2 जगहों पर, जर्मनी में है या वो लिस्बन पुर्तगाल में है। और इतलात यही है कि उनको जब भी गुहाट दिया जाएगा, वो सिग्नल मिलेगा, वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए, अब जो अच्छी बात हुई है ना, वो ये है कि कुछ बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। और मेरी इत्तला ये है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब हमारे आसिम मुनीर साहब मुसलसल आप देख लें, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी, उनके बाकरी साहब जो स्पीकर हैं उनके साथ भी, और जेडी वैंस से भी राब्ते में हैं, और इसी तरह हमारे सागदार साहब भी सबसे राब्तों में हैं। वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं सामने, पाकिस्तान ने उनको ये कहा है, बड़ी खबर ये है कि जी ये डेडलाइन प्लीज़ इसको हटा दें, क्योंकि हमने ईरान की 5 में से 3 शराइत जो है ना वो हमने मान ली गई हैं। मतलब वो 3 शराइत क्या थी कि जी आप नया अरबस खोल के इसका जॉइंट जो है ना वो दे दिया जाएगा काम, जो है ना ईरान और ओमान जो है ना वो इसको देखेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जी ये जो हमने मान लिया, ईरान ने ये कहा है कि जी ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये टोटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दे दिया जाएगा, वो इसको देखेंगी। तीसरा ये है कि अब ये जो बात हो रही है कि जी सैंक्शन और रिलीफ जो है ना वो दिया जाएगा, इस पे एग्री कर गए। अब पाकिस्तान उनको कह रहा है, अमेरिका को, कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें जल्दी तय हो जाएंगी। ईरान के यहाँ पे सफ़ीर जो है ना वो भी यही बात कर रहे हैं, और हमारी जो तलात है उसमें भी यही है कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो एहतशाम साहब, ये 45 डेज वाला टाइम तो नहीं है जिसके हवाले से कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 45 डेज? देखिए, वो 45 डेज वाला तो ये है, वो कहते हैं कि इनिशियल रिकॉर्ड एग्रीमेंट हो जाए, ताकि अच्छा ये जो आपने देखा बड़ी शर्त ईरान ने रखी थी, नहीं पहले आप जंग बंदी करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम अपना हुर्मस को खोलेंगे। ये इस पर थोड़ा सा जो है वो पीछे हटा है ईरान भी। ईरान को कहा गया कि देखें, आप ये जल्दबाजी में जो ईरान अपना करना चाहता है अमेरिका आपके साथ, आप इसमें बुरे फंस जाएंगे, बड़ी तबाही होगी। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे शेयर करूं। मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल रिप्यूट के सफारतकार ने बताया है कि उनकी मुलाकात रशियन एम्बेसडर से यहाँ पे हुई है, और वो कहते हैं कि जी हमारी इत्तला है कि ये इजराइल जो है वो न्यूक्लियर हमला करेगा ईरान के ऊपर अगर ये टॉक्स नाकाम हो जाती हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह चाइना और रशिया बीच में पड़े हैं और वो मुसलसल सफारतकारी कर रहे हैं कि इस जंग से जान छुड़ाई जाए, और कहा जा रहा है उनको कि पाकिस्तान ने एक वाकई रिलायबल और ऑनेस्ट नेगोशिएटर के तौर पे सामने आया पाकिस्तान। आप इनकी बात सुने, मसले के हल की तरफ जाएं, क्योंकि ये लीस्ट ऑप्शन है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो मेरा मानना यही है, जो मेरी इत्तला है, कि ये शायद अगर थोड़ा सा मारूफ टाइम दे दिया, जिसकी कुछ लग रहा है कि टाइम मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है दोनों के लिए फेस सेविंग हो जाएगी, ईरान के भी और अपना अमेरिका के लिए भी। और पूरी दुनिया इस वक्त एक इंतहाई खौफनाक बुरान में माशी में पड़ी हुई है, उससे शायद निकलने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, खालिद चिश्ती साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये आपको लगता है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें हो सकता है, और अगर बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो वो क्या हो सकता है? और सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है क्या कि वाकई जिस तरह से एहतशाम साहब बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियर अटैक वाली जो बात हो रही है, तो ये पूरे खित्ते को किस तरीके से फिर कवर करेंगे, किस तरीके से फिर यहाँ पर जो एक आग बर्पा होगी, जो जिसके हवाले से बार बार कहा जा रहा है, जिस तरह ट्रम्प हमें कह रहे हैं कि हम जहन्नुम बर्पा कर देंगे यहाँ पर, तो खुदा न खास्ता हमें तो फिर ये सिचुएशन नजर आ रही है। ये मारूफ, ये जो आप नेगोशिएशन की बात कर रही थी, शाम साहब भी बड़ी फोकस करके बात कर रहे थे। ये देखिए, ये कुदरती अमल है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, बहुत ही डाइवर्जेंट आपकी डिमांड या एक्सपेक्टेशन होती हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तभी तो जंग होती है 2 मुल्कों के दरमियान। राइट। लोग इसको कहा जाता है कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आर्म्ड डिप्लोमेसी इसको कहते हैं जंग को, कि ये है तो डिप्लोमेसी, लेकिन ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ताकि आप एक दूसरे को ये जेर कर सकें कह करके मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मैं ज्यादा तुमसे कॉम्प्रोमाइज करवा सकता हूँ। तभी आपको जंग इसलिए करनी पड़ती है। नंबर 1, जब ये जंग के लिए, मुज़ाकरात के लिए शर्तें रखी जाती हैं, वो बहुत हाई एंड होती हैं, यानी लगता है कि नो स्टार्टर है, ये तो डूएबल ही नहीं है, दोनों साइड नहीं मानेगी। वो बाय डिज़ाइन रखी जाती हैं। वो इसलिए रखी जाती हैं कि आप जब नेगोशिएशन पर टेबल पर जाते हैं, तो फिर आपके जो दोस्त होते हैं, खासतौर पर होस्ट जो कर रहा होता है, इस सूरत में पाकिस्तान है, तो वो आपको अपना एक इन्फ्लुएंस या एक अपनी जो आपकी गुर्बत होती है उसको इस्तेमाल करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको विड्रॉ कर लें, या ये शर्त जो आपने बहुत सख्त रखी है इसको छोड़ दें,
पे दूसरी साइड को कहना पड़ता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज के लिए एक लीवरेज रखा होता है। और भी आसान मैं कर देता हूँ, अब हम अपनी गाड़ी बेचते हैं, घर बेचते हैं, तो आपने नोट किया होगा हमें अपनी थ्रेशोल्ड पता होती है, हम कहते हैं डिमांड ज्यादा करो ताकि हमें इतने जरूर मिलते। तो ये वही चीज़ है। क्वेश्चन एक सवाल वक्त कम है, मैं अगर आपसे पूछ लूँ, आपके ख्याल में ये जो GCC 6 ममालिक हैं, अब कहा यह जा रहा है, तलाश ये आ रही है कि इस वक्त सऊदी अरब का तो रवैया ये है कि विनिंग साइड जो भी होगी उस तरफ चले जाएंगे, UAE के हवाले से खबर है, और कतर के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान की साइड पे चले गए। अब मसला जो है वो बहरीन का है और कुवैत का है और UAE का है। इनका सुनना है कि ये भी कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद कुछ सिक्योरिटी अम्ब्रेला कुछ और होगा, कुछ बेसिस हटाए जाएंगे अमेरिका के। आपको लगता है कि इसके बाद कोई GCC ममालिक में कोई डायनामिक्स इंटरनेशनल सतह पे चेंज होंगी सिक्योरिटी के हवाले से? मेरा ख्याल है शाम साहब लॉजिकली होने चाहिए भी, होंगे तो डेफिनेटली। मैं बड़ा पुरुमीद इसलिए हूँ कि ये एक तो ईरान को न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली अपनी कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस डिग्री का कंट्रोल कर सकता हूँ, जो जाहिर है अरब ममालिक और GCC ममालिक के लिए इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी अरब ममालिक ने देखा कि ईरान ने इतना कुछ कर दिया उनके खिलाफ, लेकिन अमेरिका सही मानों में मदद के लिए नहीं आया। अब वो खारग आइलैंड पर अपने सोल्जर उतारे या किसी और जगह उतारे, उनको ये कंफर्म है कि ये जो 11 बेस हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे मिडल ईस्ट और GCC में बनाए गए थे, उन्होंने तो बजाय लाइबिलिटी बने हैं, एसेट नहीं बने हैं। तो आई थिंक एक रीथिंकिंग या एक रियलाइजेशन तो डेफिनेटली आएगी। किसी चीज के स्टार्ट करने के लिए पहली शर्त होती ही है कि आप एक चीज को रियलाइज करें या उसकी तकलीफ महसूस करें या आप एक शिकायत करें कि हमें ये मसला है, तभी चीजें दूसरी तरफ जाती हैं। और आपने देख लिया है कि अगर ये ईरान कमजोर हो जाता है, थ्योरेटिकली आप देखिए, तो उसके बाद एक और ताकत उभरेगी जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकती है अमेरिका के खिलाफ, वो है इजराइल। क्योंकि जो कमजोर ईरान है वो भी अरब मुल्कों को सूट नहीं करता, क्योंकि उसके बाद हिजमोनिक डिजाइन सारे इजराइल की तरफ चले जाएंगे। अभी तो एक चेक एंड बैलेंस जो इस पूरे खित्ते में था, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, एक ईरान वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग जिसको कहते हैं। सही है। बड़े सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी भी हमें क्लियर नहीं, आने वाला वक्त बताएगा कि सिचुएशन कहाँ जाती हुई। इस वक्त आज रात को देखना है, अल्लाह ना करे कोई इस तरह की एस्केलेशन हो जिस तरह की बात बार बार ट्रम्प की जानिब से की जा रही है। डेडलाइन आज रात मुकम्मल हो जाएगी, फिर देखते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है और डायनामिक्स कहाँ जाती तब्दील होती नजर आ रही है। एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं, तो फिर हम एक अहम गुफ्तगू, एक अहम मामले को आगे बढ़ाएंगे जो कि है लॉकडाउन से मुतालिक। वेलकम बैक। नाजरीन, पेट्रोल और तवानाई की बचत और किफ़ायत शारी इक़दामात हुकूमत ने बदल के रख दिए हैं पूरे मुल्क में कारोबारी औकात। और यह हम फैसले हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में, जहाँ पर सिंध के सिवा मुल्क भर में आज से दुकानें, मार्केट्स, स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए आज से ही पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, GB और आज़ाद कश्मीर में बाजार, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे, जबकि बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और तंदूर, शादी हॉल्स वगैरह को 10 बजे बंद करने का फैसला किया है। इस पाबंदी से मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये फैसला महज एक इंतजामी हुक्म नहीं बल्कि एक वसी तर माशी और तवानाई हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क में बढ़ते हुए ईंधन के बहरान के असरात को कम करना और तवानाई के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकना है, ताकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और इसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से मुल्क को महफूज रखा जा सके। ये इक़दाम कितने मौसर से हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमें ताजिर रहनुमा फैज़ान रावत ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फैज़ान साहब, आपको वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बार बार इस हवाले से बातचीत की जा रही थी, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। कल बाकायदा तौर पर जो तजवीज़ थी उसका हतमी फैसला हुआ, ऐलान कर दिया गया है। अब सिंध की जानिब से तो मना किया गया है, और आज हम सुन रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जो कुछ हमारे ताजिर हजरात हैं, उसका मैं टेक इस हवाले से लूँगी फैज़ान साहब से, उस पर बात करेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक सब मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये तो फैसला अच्छा है? बिजली, अगर इससे बिजली की बचत हो रही है तो इसमें तो मुल्क का फ़ायदा है। देखिए मारूफ, ये हमारे यहाँ एक मुद्दत से सिलसिला चल रहा है, जब से हमें देखते हैं कि तवानाई का बुरान थोड़ा ज़्यादा होता रहता है। अब तो बड़े ही सर्कमस्टांसिस बहुत ही स्पेशल किस्म के हो गए हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड है। जब भी आपने देखा ताज बरारी से बात की गई तो उन्होंने इसको अवॉइड ही किया कि नहीं जी, बाज़ार जो है ना वो बंद नहीं हो सकते, दुकानें नहीं बंद हो सकती, क्योंकि अब वो आदत पड़ गई है 12 बजे दुकान खोलनी है तो रात को 12 बजे ही बंद होगी। यही हाल मैरिज हॉल का है, उसी तरह आप देख लें मास्की जो बनी है उनका है, घरों में जो आप देखते हैं शादी ब्याह होते हैं वहाँ पे भी सिलसिला रहता है। देखिए अब जिस तरह के अनप्रेसिडेंटेड माशी हालात हो चुके हैं, ये दौरान
मारूफ सारी दुनिया को लपेट में ले चुका है। और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो जिसको कहना चाहिए डेवलपिंग ममालिक हैं, उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है जो किफ़ायत शारी का जो प्लान बनाया गया उस पर सबको अमल करना चाहिए। और ये वो वक्त है कि थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है इस बात से हट जाना चाहिए कि जी दुकानें हम नहीं बंद करेंगे। वैसे तो अच्छी बात हुई है, सारे आप देख लें KP ने, पंजाब ने, उसके बाद बलूचिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर और GP में भी ये तय हो गया है। अभी कराची में और सिंध में अभी तय नहीं हुआ, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है मुशावरत जारी है कि इसको कैसे जारी करना है, कैसे ये जो हुकूमत ने प्लान बना के दिया है इस पर अमल करना है। देखिए मारूफ, बुनियादी तौर पे सवाल इस वक्त है कि हमारी मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि आज हमारी जो ख़र्चे हैं हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब समझ नहीं आती कि हुकूमत क्या करेगी। तो अभी तो मेरा ख्याल है फ़ौरी तौर पे जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी तरीके से इस प्लान पे अमल किया जाए। और ये जो हमने देखा हुआ है सूबों में जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है, मतलब पंजाब में आप देख लें 22 अदारे थे वो 45 अदारे बना दिए गए हैं। फिर क्या वो क्यों बना दिए गए? फिर गैर ज़रूरी अखराजात इतने होते हैं और हमने देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं। 2-3 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। नीलम झेलम वैली बहुत अर्सा पहले मुकम्मल हुआ था, आपने देखे कितने का था, 150 रुपये का शुरू हुआ था और 850 रुपये जाके ख़त्म हुआ था। करप्ट प्रैक्टिस में पैसा गया, क्या हुआ? उसके बाद आप देख लें इस्लामाबाद एयरपोर्ट 150 अरब से शुरू होकर 1000 रुपये ख़त्म हुआ था। तो अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है कि हमारी मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि मेरा ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स हमें एज ए नेशन इस पर कुछ करना पड़ेगा। और इसमें मेरा ख्याल है अगर ताजर बरादरी ऑन बोर्ड नहीं होती तो हमारी मुश्किलात कम नहीं होंगी। हाँ, ये अलहदा बात है कि इस मुश्किल हालात में जो छोटे लोग हैं अपना उनके आम आदमी को मसाइल मुश्किलात को भी देखना होगा, उसको कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस में ये वक्त है कि थोड़ी सी कुर्बानी दी जाए ताकि इस क्राइसिस से, बुरान से हम निकल जाएँ जो इस वक्त की कीमतों के उतार चढ़ाव से पैदा हो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। फैज़ान साहब, अब क्या समझते हैं जो ताजिर बरादरी है, हम हमेशा उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम क्यों देखते हैं? हमने क्यों बंटवारा देखा है? कभी भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, हम चाहे कोविड लॉकडाउन के हवाले से बात कर लें, उसमें भी हमने देखा बड़े सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिनको बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात थे, लेकिन एट दी एंड करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। अब हालात ये हैं, जाहिर सी बात है। तो आप नहीं समझते कि ये तो अगर हुकूमत की जानिब से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो वो तो अच्छे इनिशिएटिव हैं, आप लोगों को साथ देना चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या वजह है इसकी? कल सीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और तमाम स्टेक होल्डर उसमें मौजूद थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी लोग थे और तमाम मार्केटों से और तमाम कारोबार जो लोग करते हैं, जैसे शादी हॉल का बिजनेस है या रेस्टोरेंट के बिजनेस है या शॉपिंग मॉल्स में जहाँ भी ताजिर काम कर रहे हैं, होलसेल मार्केट से भी लोगों को बुलाया गया था। सीएम साहब ने बताया कि उनसे 2-3 दिन पहले PM साहब शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने टाइम लिया कि हम कराची में, क्योंकि कराची की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, सिंध की डायनामिक्स, कराची की डायनामिक्स, क्योंकि कराची की वजह से सिंध की डायनामिक्स चेंज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि कराची की डायनामिक्स भी चेंज है, हम वहाँ से पहले स्टेक होल्डर से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। तो अभी कल देखने में आया कि पूरे पाकिस्तान में 8 बजे मार्केटें और 10 बजे रेस्टोरेंट और शादी हॉल बंद करने के लिए तजवीज दी गई। देखिए, मार्केटों के लिए तो मैं समझता हूँ कि एडजस्टमेंट हो सकती है, लोगों को पता चल सकता है कि मार्केट इस टाइम पे क्लोज हो जाएंगी, उससे पहले शॉपिंग करनी है, सारी चीजें करनी है। लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट जो है उसमें खाना आपने उसी टाइम पे जाके खाना है। अमूमन हमारे यहाँ तो 9 बजे के बाद ही लोग रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और 10-11 बजे और 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं। तो वहां पर भी मेरे ख्याल से पंजाब में भी इसको 11 बजे तक रेस्टोरेंट का टाइमिंग करना चाहिए था। और हमने जो तजवीज़ दी है, हमने इनको 12 बजे की तजवीज़ दी है कि 12 बजे आप इसको रखें रेस्टोरेंट टाइमिंग्स को, और हो सके तो वीकेंड पे आप इसको 1 बजे तक कर दें। अब देखिए, ये तबाही का बहरान है, सारी चीज़ें हैं, जंग आपके सामने चल रही है जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो हम गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें फैजान साहब एक बात, एक लाइटर नोट पे अगर मैं फैजान साहब में बात करूं, देखें अब ये हमारे लोगों की आदतें बिगड़ गई हैं। मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुल्क शायद हमारे जैसा ही होगा जहाँ पे रात को डिनर 12 बजे किया जाता है। आप नहीं समझते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो है वो जल्दी खाना खाएं और बीमारियों से भी बचे, खाना खा के लोग सोते हैं, यही पॉइंट मेरे माइंड में भी आ रहा था कि अच्छी बात है, हमें तो इसमें अपनी साइकिल को रिवाइज करने की जरूरत है, हम हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा बच सकते हैं।
जी जी, पूरी दुनिया में लोग जो है वो 7-8 बजे अमूमन खाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता ही इसको कंटेन किया जा सकता है। तो अब एकदम अगर करेंगे तो एकदम तो लोग उसको उसके लिए रेडी नहीं होंगे। दूसरा, हम कारोबार भी उसी हिसाब से करते हैं। रेस्टोरेंट में आपको पता है कि अब 1200 एम्प्लॉय एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अगर वो रात को बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब वो भी इनके लिए दर्द सर होगा ना, क्योंकि वो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने माश के लिए निकलेंगे, गलत काम, दूसरी चीजें सब फैल जाएंगी अचानक से। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कंटेन करना है। तो मार्केट्स के लिए हमारी वहां पर जो एक मीटिंग हुई, उसमें हमने मार्केट्स के लिए जो टाइम रखा, उनसे हमने ये दरखास्त की कि मार्केट को आप 8 से 9 बजे तक, ज्यादा अमूमी सब लोगों का जो राय थी वो यही थी कि 8 से 9 बजे तक हम मार्केट बंद कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के कहने पे। बाकी शादी हॉल के लिए 11 से 12 बजे की टाइमिंग और रेस्टोरेंट के लिए 12 बजे से टाइमिंग, ये हमने डिसाइड किया। बाकी कोविड में भी डिलीवरी टेक अवे अलाउड था 24 आवर्स, तो क्योंकि वो राइडर ही कर रहा होता है एक बाइक पे, तो हमने इसको कहा कि आप इसको डिलीवरी टेक अवे को 24 आवर्स पे रखिएगा। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब इस पे इसमें शेख अली साहब ये ताजर बरादरी का और बिजनेस कम्युनिटी का और आपके ख्याल में सबका कंसेंसस हो गया है, जितने भी लोग हैं, कि भाई जो एक अगर कोई फार्मूला हुकूमत बना के देती है उस पर सारे अमल करें, या आपके ख्याल में मुख्तलिफ ताजर बरादरी जो है ना वो बटी है मुख्तलिफ कमेटियों में, मुख्तलिफ उसमें? देखिए, थोड़ा सा तो होता है, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अच्छा हुआ है कि पहली दफा सीएम साहब ने स्टेक होल्डर्स को खुद बुला के खुद बात की है। और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और हमारे कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे, शर्जील इनाम मेमन साहब थे, हमारे नासिर शाह साहब थे, और मेयर कराची मुर्तजा बहाब साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो तमाम गवर्नमेंट की तरफ से भी तमाम स्टेक होल्डर्स थे। इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर आ नहीं सके थे, इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। तो और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इंडस्ट्रीज की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, होलसेल मार्केट्स और शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, तमाम लोगों के नुमाइंदे वहां मौजूद थे। और अमूमी जो कंसेंसस था, कोई कह रहा था कि जी ठीक है 8 बजे कर लें। अब होलसेल मार्केट ने तो कहा जी आप 6 बजे भी कर लें, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि होलसेल मार्केट 6 बजे हम क्लोज कर सकते हैं। रऊफ इब्राहिम साहब वहां मौजूद थे। तो उसके बाद जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तारिक रोड वालों ने कहा कि नहीं आप इसको 9 बजे तक करें। हमारे लिए कह सकते हैं फैजान साहब, क्योंकि आज भी जब हम सुन रहे थे शर्जील इनाम मेमन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी से रिलेटेड यही सारा नुक्ता वो सामने रख रहे थे कि कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस पर मान रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए अब हिकमत अमली बनाई जा रही है, उनको कोशिश की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके, ताकि ये जो एक हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कम अज़ कम उसके ऊपर फिर फिलफौर अमल तो करवाया जा सके ना, ताकि इसका कुछ फ़ायदा में होता नजर आए। बस कल ये एक बात नहीं हो सकी, वो रह गई थी, वो आपके प्लेटफॉर्म से कर देते हैं कि अगर गर्मियों में 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मगरिब होती है 7 सवा 7, तो 1 घंटा अगर पीछे कर लेंगे टाइम को, तो ये जो मगरिब होगी तो ये 7:15 साढ़े 8 बजे तक ऑलरेडी मगरिब हो जाएगी। तो डे लाइट का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा और हम अपने जो एनर्जी बचानी है वो उसमें ज्यादा काम कर सकते हैं। सही है, ठीक है फैजान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दिख रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। अपनी छत अपना घर लग्जरी नहीं बल्कि हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने तामीराती शोबे को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है और आम आदमी के लिए अपने घर का ख्वाब अब बिखर गया है। सीमेंट की सनत को मुश्किलात हैं तो खाम माल की नकलो हमल और मशीनरी के इस्तेमाल की लागत में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। सीमेंट हो, सरिया, सब महंगा होने और ईंधन के अखराजात बढ़ने से जारी मंसूबे भी अब खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तामीराती लागत में अलग से गैर मामूली इजाफा भी देखा जा रहा है। इस अचानक तब्दीली का हल क्या है? सरमायाकार, सनतकार क्या सोच रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं और हुकूमती इक़दाम से क्या वो मुतमईन हैं? हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शेखानी साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है ये एक बड़ा सेक्टर है और ये बुनियादी ज़रूरत है, इस पर हम बारहा बात करते आए हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम ही चीज़ें महंगी हुई हैं, उसका इम्पैक्ट हर तरह के सेक्टर पर भी आया है। ये सेक्टर किस तरह से मुतासिर हो रहा है और हुकूमती जो इक़दाम इस हवाले से क्या लिए गए हैं, और अगर लिए गए हैं तो क्या आप लोग इस पर मुतमईन हैं? देखिए, बेसिकली ये वो इंडस्ट्री है जो 72 एलाइड इंडस्ट्री को लेके चलती है और बेसिकली शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि करोड़ घरों की शॉर्टफॉल है और ये वर्ल्ड बैंक का
भी रिकॉर्ड में आता है। और लास्ट मेरे ख्याल से 10 साल से एक ही फिगर हम कह रहे हैं, जबकि हर साल ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। बेसिकली नीड है, ज़रूरत है। अगर आप घर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कच्ची आबादियाँ बनेंगी, अनप्लान एरिया डेवलप होंगे, और हमें प्लान तरीके से चलेंगे तो हमें उसको एजुकेशन भी बच्चों को देनी है, हेल्थ भी देना है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। जो बेसिकली काफ़ी अरसे से हम समझते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उस तरीके से नहीं है इस सेक्टर के लिए जैसे होनी चाहिए। और लोग ये समझते हैं, जब भी डिस्कशन होता है तो कहते हैं पार्किंग करने के लिए। पार्किंग के लिए तो प्लॉट्स होते हैं, पार्किंग के लिए लैंड जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जब तक आप पॉलिसीज नहीं देंगे और लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचेंगे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेगी। लास्ट 3-4 साल से इस सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और चले आ रहे हैं, और इसकी वजह पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह अथॉरिटीज़ है, इसकी वजह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, इसकी वजह जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको उस तरीके से ले नहीं रही कि ज़मीनों में कब्जे हो जाना, प्रोजेक्ट रुक जाना, करप्शंस होना, ये सारी चीज़ें थी। मीनवाइल ये वाला एक और लेकिन शेखानी साहब एक चीज़ बताइएगा, समझ रहा हूँ कि जी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से। देखिए आपको याद होगा पीटीआई के ज़माने में इख्तलाफ करें जो भी कहें, उन्होंने इसको बड़ा बहुत हद तक इसको टैक्स फ्री कर दिया था, बहुत इस पर हमने देखा कंसेशन भी दी गई थी और थोड़ा बहुत उस पर काम भी हुआ था। अभी मेरा सवाल आपसे है कि रियल स्टेट हम देखने हैं ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ का हमारा सेक्टर है, ये डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं हो रहा। अब ऊपर से ये सीमेंट और सरिया जो बुनियादी दो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर ये महंगी हो जाती हैं तो आम आदमी जो मकान बनाना चाहता है कर्जे वर्जे लेके, उसके लिए अलहदा मुश्किलात हैं। हुकूमत के पास शेखानी साहब इतना कुशन नहीं है कि वो कहाँ से आपको सपोर्ट निकाल के देगी। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे मोबिलाइज़ कर सकता है, कुछ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं ताकि लोगों के भी मसले हल हों, उन्हें भी इसमें पैसा मिले? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। देखिए इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री लास्ट आप 3 साल लेंगे ना तो तीनों साल डिक्लाइन है। स्टील इंडस्ट्रीज जो बड़े प्लांट थे काफ़ी बंद हो गए हैं और काफ़ी अभी जो चल रहे हैं वो भी मुश्किल हालात में है। तो आपके एलाइड इंडस्ट्री, आपके जो बड़े प्रोजेक्ट है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए इस वक्त कुछ पोजीशन, कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी जब हमारी गवर्नमेंट से बात हो रही थी बिफोर द वॉर। तो उन्होंने एक हाउसिंग फाइनेंस लोन के लिए, जैसे जिक्र किया इमरान खान के ज़माने में, हमने वही प्रपोजल किया था कि आम आदमी को 5% पे आप फाइनेंस दें, जो पूरी दुनिया में पहले घर के लिए होती है, ताकि वो लोग अपना घर खरीद सके। जब वो अपना घर खरीदेंगे या वो बनाएंगे तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद एक्टिव होगी, लोगों के पास फाइनेंस आएगा तो ही एक्टिविटी होगी। तो ये वाली चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करनी थी। ऑलरेडी पॉलिसीज उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, 1 करोड़ रुपए तक का जो भी लोन लेगा उसको 5%। तो ये बहुत अच्छा इकदाम था और ये वही इकदाम था जो उस वक्त इमरान खान के ज़माने में हुआ था। ठीक है शेखानी साहब, एक चीज़ और ये हम ये भी देखते हैं, ये तो इकदाम के बारे से आप बता रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम जब कोई भी घर की बुकिंग करा रहे हैं या हम उस पर तामीराती काम शुरू कर देते हैं तो हम अपना एक मार्जिन रखते हैं कि जी 2 साल में, 2.5 साल के अरसे में हमारा ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सीमेंट भी महंगा हो जाता है, सरिया भी महंगा हो जाता है और जो दीगर चीज़ें हैं ज़रूरत की वो महंगी हो जाती हैं। फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर काम रुक जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। इस तरह के ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको खुद भी पता है कि इसी वजह से अभी वो अटके हुए हैं। मारूफ देखें, ये जब आप प्राइवेट हाउसिंग में जाते हैं, अपना जैसे आप अपना घर बनाना चाह रही हैं, आपको एक सेट पैक होता है, आप ये प्लान करती हैं जी मेरा इतना पैसा लगेगा, इतने का प्लॉट लिया, इतने पैसे में घर बना लूँगी, फिर 2-4-6 महीने बाद उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती। चलें ये तो एक अलग सी बात है, गलत बात है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेरा कंसर्न ये है और मैं शेखानी साहब से पूछूंगा, वो लोग जो हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बनते हैं उनका जो प्लान बना के देते हैं जी आपको 10 महीने बाद घर बना के देंगे, वो जो कॉस्ट तय होती है बीच में कॉस्ट जो है ना वो क्यों बढ़ जाती है? ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है शेखानी साहब आप तय कर लेते हैं कि आपका ख़र्चा कितना आएगा, उस हिसाब से आप जो आप प्लॉट लेके घर बनाना चाहता है जिसको बना के देंगे आप उससे चार्जेज लेते हैं। ये मिडल ऑफ द प्रोग्राम जो पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, अब आपकी इतने पैसे आपको फालतू देने पड़ेंगे। आप नहीं समझते कि अनजस्टिफाइड है ये? 101% अनजस्टिफाइड है। अगर मैंने किसी से कमिटमेंट किया है तो मुझे वो कमिटमेंट पूरा करना है और हम लोग डेफिनेटली जो भी
वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें वो तकरीबन 80% चीज़ें पूरी हो रही हैं, और जहाँ हॉरिजेंटल है वहाँ पे काफ़ी जगहों पे ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बंद हुए थे लास्ट, जब आपका डॉलर का अमाउंट चेंज हो गया था और डॉलर आपका कहीं 100 रुपये से अचानक 125 से 250 रुपये हो गया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ी थी, इसलिए कि आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट ही चेंज हो गई थी। आपकी सीमेंट कॉस्ट डबल हो गई थी, आपका स्टील आपका इंपोर्ट हो रहा था, वो 1.25 लाख से 2.5 लाख हो गया था। लेकिन अगर मैंने और डेवलपर्स ने, आबाद के मेंबर्स ने अगर कोई कमिटमेंट किया है, तो आज भी हम तकरीबन 80% वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको उसी प्राइस में हम दे रहे हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ इतना सा फर्क ज़्यादा आया है कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जब हम इलेक्ट्रिक और गैस के ले रहे थे तो गवर्नमेंट की तरफ से वो 5 लाख रुपए आ रहा था और वो 8 लाख रुपए का मीटर चार्जेस है। तो वो कुछ चीज़ें चेंज हुई। इसके अलावा हमारे पास जो लेकिन ये सीमेंट सेक्टर में शखानी साहब ये जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्टेल है सीमेंट सेक्टर भी, जिस तरह हमारे मुल्क में है कार्टेलाइजेशन है, यहाँ पे भी वो कहते हैं कि जी सब बैठ के बड़ी बड़ी मिलें तय करती हैं कि जी अब सीमेंट की बोरी की कीमत इतनी होगी, और फिर मिल के हम देखते हैं जितनी 8, 10, 12 मेन कंपनियाँ हैं वो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल उसी तरह की प्राइस रख देती हैं। आपको क्या लगता है कि इसके लिए भी कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इसको तय करे? वैसे तो मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी रेगुलेटरी बॉडी है, कंपटीशन कमीशन इसके लिए मौजूद है। लेकिन जब वहाँ भी कोई चीज़ें जाती है तो वो कोर्ट के स्टे और लॉन्गर, आपको जो भी इसको हम शिकायत भी करते हैं तो कोर्टों में चले जाते हैं और वो 20-20 साल से डिसाइड नहीं होते। लेकिन आजकल मैं लास्ट 3 साल से तो बता रहा हूँ कि आप समझे कि 60% प्रोटेक्शन पे चल रहा है। मतलब वो अपनी अचीव भी नहीं करते। जैसे ही लागत और जैसे ही एक्टिविटी शुरू होती है तो कार्टेलाइजेशन एक्टिव ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए कि उस वक्त सब लोग अपनी प्रोटेक्शन पे पूरा हो रहे होते हैं, तो उस वक्त सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। इस लास्ट 3 साल में तो आप समझे उनकी टारगेट भी अचीव नहीं हो रहे। उनके जो एक्सपेंसिव है वो भी एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करके चला रहे हैं सीमेंट वाले। स्टील के में 4-5 प्रोजेक्ट तो मुझे खुद पता है कि बंद हो गए, मतलब बड़े प्लांट बंद हो गए स्टील जो बना रहे थे। तो ये सारी चीजें ऐसी है। लेकिन हमारे पास आपका बिल्कुल ये कहना है कि किसी भी चीज में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। हर वक्त हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे चल रहे होते हैं, और हम जैसे ही कोई चीज चेंज होती है, हम जिसको रिजीम चेंज कहते हैं, तो नई, बिल्कुल शखानी साहब ये बहुत अच्छा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। नई हुकूमत आती है, जो पिछले मंसूबे होते हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। कम से कम अवामी मफाद के जो मंसूबे हैं उनको चलते रहना चाहिए। हुकूमतों की तब्दीली से इन पर कम से कम कोई असरात मुरतब नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया शखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जाते जाते आपको याद दिलाएं कि आज दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में सेहत के मसाइल हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। खैरपुर में 4 नौज़ायदा बच्चों की मंकी पॉक्स से हलाकत ने एक नया खौफ जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 दिन में 7 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 4 में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई है, जबकि बाकी अमवात की बड़ी वजह उन बच्चों की पैदाइशी कमज़ोरी, कम वज़न और कबल अज़ वक्त पैदाइश करार दी जा रही है। कमिश्नर सखर के मुताबिक इब्तिदा में 16 मुश्तबा केसेस थे जो अब बढ़कर तकरीबन 19 तक जा पहुँचे हैं, जिनमें से सिर्फ 4 एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 7 बच्चे खैरपुर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। ये पहला वाक़या नहीं है नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान में ऐसे ही केसेस सामने आए थे जो इस वायरस के फैलाव की ख़तरनाक हकीकत को ज़ाहिर कर रहे हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर पहले ही पोलियो, डेंगू और आलूदा माहौल जैसे मसाइल मौजूद हैं, वहाँ एक और मोहलिक वायरस का खतरा तशवीश में इजाफा कर रहा है। मंकी पॉक्स दरस है जो बुनियादी तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। मंकी पॉक्स की अलामात में बुखार, जिस्म दर्द और जिल्द पर दानेदार कुछ ऐसी चीज़ें नुमाया हो जाती हैं जिसको देख कर अंदाज़ा होता है कि शायद ये बंदा अब मंकी पॉक्स का शिकार हो चुका है। किस हद तक ये ख़तरनाक है, ये किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्या ये जानलेवा भी साबित होता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद खान साहब हम ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, मंकी पॉक्स एक ऐसा नाम जो अब हम हर दूसरे खबरनामे में, हर दूसरी हेडलाइन में सुन रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कुछ केसेस रिपोर्ट हुए गो कि वो इतने ऑथेंटिक नहीं थे, उस तरह से उनकी तशखीस नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी जब से अमवात हुई हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये प्रिवेल कर रहा है। सबसे पहले इसकी नौयत के हवाले से बताएगा, किन लोगों में ज़्यादा मुंतकिल होता है, क्या बच्चे इसका शिकार ज़्यादा होते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। मंकी पॉक्स जिसका अब नाम एम पॉक्स हो गया, तो ये एक वायरस का इन्फेक्शन है जो कि यूजुअली कॉन्टैक्ट से यानी कि छूने से लगता है।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बस होता ये है कि अगर किसी को ये वाले दाने हों या ये वाला इन्फेक्शन हो, वो किसी और को छुए या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि उन्होंने कोई सेम तौलिया या सेम इक्विपमेंट इस्तेमाल किया हो, तो वो एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्या इसमें भी आइसोलेशन ज़रूरी होती है? जिस तरह से कोविड के डेज़ में हम देखते थे कि एक आइसोलेट कर दिया जाता था पेशेंट को तकरीबन 2 से 4 दिन, फिर 5 दिन, और फिर इस तरह से उसका जो क्वारंटीन है वो बढ़ जाता था, क्या इसमें भी ऐसे ही है? जी बिल्कुल, तो ये उन्हीं इन्फेक्शन में शामिल है जो कि इंसान से इंसान मुंतकिल होता है। तो अगर किसी को दाने निकले हुए हों तो उनको आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हवा से इतना नहीं फैलता जितना ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो जैसे इसका दूसरा जो एक वायरस है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, जो बहुत कॉमन है, वो हवा से फैलता है। ये वाला ज़्यादा कॉन्टैक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है। सही है। और मुझे ये बताएगा कि इसकी तशख़ीस को किस तरीके से हम कर सकते हैं? क्या ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं या कोई और मज़ीद टेस्ट भी दरकार होते हैं? जी, तो तशख़ीस के लिए जो दाने हैं उसी का डायरेक्ट सैंपल लिया जाता है, उसका एक स्वाब लेते हैं जो कि लैब जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। अलबत्ता याद रखें कि बहुत सारे लैब्स ये टेस्ट नहीं करते, सिर्फ मखसूस कुछ ही लैब्स हैं मुल्क में जो अभी आजकल इसका टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी कराची के अंदर 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इनकी तशख़ीस हो रही है, उस हवाले से बताएगा कि इस पर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि लोगों के लिए ये मंकी पॉक्स या एम पॉक्स जो नाम है वो बड़ा एक डिफरेंट सा और एक नया डिजीज़ इसको लोग ले रहे हैं, जबकि हम जानते हैं जो लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि ये पहले भी थी, लेकिन अभी चूँकि इसके केसेस सामने हैं तो लोग ज़रा घबराए हुए हैं। कुछ एहतियाती तदबीर के हवाले से भी बताइएगा। तो देखिए, ये जो केसेस अभी आए हैं वो लाइकली इस वजह से आए क्योंकि अस्पताल में जो प्रोटोकॉल होते हैं सफाई के, एक मरीज़ के बाद दूसरा मरीज़ या जो इक्विपमेंट होता है उसमें थोड़ा सा ये एक गैप आया है जिस वजह से ये फैला है। हमने ये देखा है कि अमूमन जहाँ पे लोग बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, बहुत करीब होते हैं, तो उसमें ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमूमन अगर आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी को दाने निकले हों, ख़ासतौर पर पानी या पस जैसे दाने निकले हों, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू कर लें देखने के लिए ये क्या है, खासतौर पे अगर वो चिचक या चिकन पॉक्स जैसे नमा लग रहे हो। राइट, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिर हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर एम पॉक्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, एक ये बड़ा पेचीदा मामला बनता जा रहा है, जिसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि अमवात उसी वजह से हुई हों, लेकिन अगर आपका कुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो फिर किसी के छूने से जिसको ऑलरेडी ये वायरल है तो वो आपको भी लग सकता है। इसलिए एहतियात ज़रूरी है और अल्लाह ना करे कि आगे आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान में प्रिवेल करे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा है। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।